हेलो बच्चों। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट किया था और पिछले लेक्चर में हमने एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में सीखा था, देखा था। आज हम लोग इलास्टिक बिहेवियर इन सॉलिड्स की बात करने जा रहे हैं। याद करिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब वो सॉलिड ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन से, अपने ओरिजिनल शेप और साइज से डिफॉर्म हो जाता है। और वो डिफॉर्मेशन तब तक रहता है जब तक कि हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट अपने शेप को रीगेन करने की टेंडेंसी रखता है। अगर वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है तब उस ऑब्जेक्ट को हम लोग इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं और उसकी उस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। तो यही जो इलास्टिक बिहेवियर है सॉलिड का, इस इलास्टिक बिहेवियर को जरा हम लोग समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने बचपन में केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्लास 9th में केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है उसका फिक्स्ड शेप और साइज होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं सॉलिड के अंदर, जिसे हम लोग इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहते हैं। और ये एटम्स एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं। एक एटम सॉलिड के अंदर जितने भी एटम से आसपास घिरा होता है, उन सारे एटम्स के ऊपर वो एक फोर्स लगाता है और वो सारे एटम्स भी उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। ये एटम एटम के बीच का जो फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। तो ये जो इंटर एटॉमिक फोर्स है, यही वो फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इन एटम्स को अपने पोजीशन पर होल्ड करके रखने के लिए, ठीक है। अब देखिए, एटम्स के बीच में कुछ दूरी होती है ना, उस डिस्टेंस के बारे में जरा हम लोग बात करते हैं। देखिए, जब एटम के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन एटम इज वेरी लार्ज, ठीक है, तो उस केस में जो पोटेंशियल है, U यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, मैंने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस और फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ मैंने प्लॉट कर रखा है, ठीक है। मैं पहले थोड़ा बहुत लिख देता हूं आपके लिए, उसके बाद फिर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, ये मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अभी इसके एंड में। और ये आपके एक तरीके से समझने के लिए एक शॉर्ट समरी काइंड ऑफ मैंने लिखा है, जिसके हेल्प से आप इन चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया अभी तक बच्चों कि अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, जिसे हम लोग इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहते हैं। और कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड रहने की वजह से जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं, जिसको हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये जो फोर्स एक एटम दूसरे एटम के ऊपर लगाता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है नेचर में और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि जो एटम है वो आपका दूसरे एटम से कितनी दूरी पर प्रेजेंट है। शुरुआत में हम लोग ऐसे समझते हैं, यहां पर देखिए मैंने दो ग्राफ आपके बना रखे हैं। एक तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में, यानी कितने डिस्टेंस पर एक एटम दूसरे एटम के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, उसका ग्राफ हमने बना रखा है। और फोर्स लगाने के लिए जाहिर सी बात है कि एनर्जी की जरूरत होगी, और जब दो एटम्स के बीच में कुछ सेपरेशन है तो वो एक दूसरे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेंगे, तभी तो फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में मैंने एक ग्राफ बना रखा है, ठीक है। ये ग्राफ देखिए क्या शो कर रहा है कि शुरुआत में दोनों पॉजिटिव हैं और ये ग्राफ एक बॉटम लाइन तक पहुंचता है, राइट, दोनों केस में। और उसके बाद फिर से ये इंक्रीज करके पोजीशन जो है वो इंफिनिटी की तरफ बढ़ जाता है। इसको समझिए, शुरुआत में जब r आपका इंफिनिटी के बराबर होता है, ये जो डिस्टेंस सेपरेशन जो है दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन जब इनफाइनाइट है। अच्छा, इनफाइनाइट कहने का मतलब ये नहीं कि एक पार्टिकल इंडिया में और एक पार्टिकल अमेरिका में, ऐसे नहीं। दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट है, इसका कहने का मतलब है कि दो पार्टिकल्स
अपने साइज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। अगर पार्टिकल का साइज अगर सपोज करें नैनोमीटर के ऑर्डर का है या एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है, तो उनके बीच का सेपरेशन अगर माइक्रोमीटर भी हो जाता तो बहुत ज्यादा हो जाता उनके साइज के कंपैरिजन में। तो उस केस में हम कहते हैं कि दो एटम्स के बीच की जो दूरी है वो इन्फिनिटी हो गई। तो जब दो एटम एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं, आर जब इन्फिनिटी की तरफ होता है, तो उस केस में देखिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वैल्यू की तरफ है, राइट, और फोर्स जो है आपका वो अट्रैक्टिव है। ये आर नॉट एक डिस्टेंस मैंने ले रखा है, उसके राइट की तरफ देखिए तो फोर्स अट्रैक्टिव है और लेफ्ट की तरफ देखिए तो फोर्स रिपल्सिव है। क्लियर है बात? तो यहां पर जब डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है और फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है नेचर में, ठीक है। तो मैंने यहां लिख रखा है कि व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी, उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी u नेगेटिव है और दो एटम के बीच का फोर्स अट्रैक्टिव है। चूंकि फोर्स अट्रैक्टिव है बच्चों, इसीलिए एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ। जब एटम एक दूसरे को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तब उनके बीच का सेपरेशन कम होगा। जब उनके बीच का सेपरेशन कम होता है, जैसे जैसे उनके बीच की जो दूरी है वो डिक्रीज होती है, सेपरेशन कम होता है, आप नोटिस करिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव होती चली जाती है, ठीक है। नेगेटिव में किसी चीज का बढ़ना, इसका मतलब एक तरीके से आप समझिए कि वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। -1 से आप -5 की तरफ जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होती है। वैसे ही जब r धीरे धीरे कम, r क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जब बहुत दूर प्रेजेंट है एटम्स एक दूसरे के, तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तब वो एक दूसरे की तरफ आएंगे, उनके बीच का सेपरेशन कम होगा। जैसे ही r आपका डिक्रीज होता है, आप देखिए एटम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव होता चला जाता है। पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। नेगेटिव में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट। नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। और इस दौरान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इनके बीच का जो है वो नेगेटिव में, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता चला जाता है, बढ़ते 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 बढ़ते, ठीक है। ये एक टाइम पर मैक्सिमम होता है और फिर फोर्स कम होते होते जब r0 पोजीशन पर ये पहुंचते हैं तब आप नोटिस करिए कि यहां पर जो फोर्स है वो 0 हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी जो नेगेटिव में सबसे ज्यादा यानी कि मिनिमम हो जाती है। तो जैसे जैसे r डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी इज बिकमिंग मोर एंड मोर नेगेटिव, इट्स वैल्यू इज डिक्रीजिंग। फोर्स अभी भी अट्रैक्टिव है, ठीक है। ये सिलसिला चलता चलता है और तब तक चलेगा जब तक कि ये पार्टिकल जो एटम्स है वो एक दूसरे से r0 डिस्टेंस के सेपरेशन पर ना आ जाए। ये जो r0 डिस्टेंस है इसको हम लोग इक्विलिब्रियम सेपरेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको जरा समझिएगा। इस r0 डिस्टेंस पर आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी जो मिनिमम हो जाती है, इससे कम एनर्जी पॉसिबल नहीं। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है और जो फोर्स है वो 0 हो जाता है, यानी एटम एक दूसरे के ऊपर अब फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो यहां पर किसी भी एक एटम के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाता है तो वो एटम इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। कब इक्विलिब्रियम में पहुंचा? जब फोर्स उसका 0 हुआ। फोर्स कब 0 हुआ? जब पोजीशन यानी दो एटम के बीच का सेपरेशन r0 के बराबर हो गया। इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम सेपरेशन कहते हैं। यहां पहुंचने के बाद फोर्स 0 हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जा रही है, वो एटम वहां पर आराम से उस पोजीशन पर प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी तरीके से उनके बीच का डिस्टेंस और कम हो जाता है, r0 से भी कम हो जाता है, तो अगर r आपका r0 से भी कम हो जाता है तो अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू होती है। यहां पर तो डिक्रीज हो रही थी, अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी और इंक्रीज होते होते नेगेटिव्स में इंक्रीज होते होते 0 और 0 से फिर ये पॉजिटिव होती चली जाती है। क्लियर है बात? ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस टुवर्ड्स पॉजिटिव जब r आपका r0 से कम होता चला जाएगा और इस दौरान r0 से जैसे ही कम सेपरेशन होता है तो अब ये फोर्स जो है रिपल्सिव हो जाता है। यानी कि r0 से ज्यादा जब डिस्टेंस है तब फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है कि भाई तुम r0 पोजीशन तक पहुंच जाओ।
अगर R0 से कम पोजीशन हो जाता है उनके बीच का सेपरेशन, तो अब ये रिपेल करने लगता है कि नहीं भाई तुम R0 पोजीशन की तरफ जाओ। यानी एक तरीके से R0 वो पोजीशन है जो कि आप इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, या वो पोजीशन जहां पर फोर्स जो है वो मिनिमम लग रहा है, यानी 0 के बराबर लग रहा है, ना अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव। क्लियर है बात? तो इसीलिए इस सेपरेशन को हम लोग इक्विलिब्रियम सेपरेशन कहते हैं। जनरली एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सारे एटम्स की टेंडेंसी होती है कि वो इस R0 पोजीशन पर प्रेजेंट हो, क्योंकि R0 पोजीशन पर उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो जाती है, ठीक है, इसलिए वो स्टेबल हो जाते हैं और उस पोजीशन पर उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, फोर्स जो है वो 0 हो जाता है, राइट। तो इसीलिए हर एटम की ये टेंडेंसी है कि वो R0 पोजीशन पर प्रेजेंट हो। अब किसी भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर आप पकड़ते हैं या देखते हैं तो उसमें एटम्स R0 पोजीशन पर प्रेजेंट है। अब सपोज करिए आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ध्यान से सुनिएगा, यहां तक की बात आप आई होप समझ गए। अब जितने भी एटम्स हैं वो सारे एक दूसरे से R0 डिस्टेंस पर सेपरेटेड, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ये एक्सटर्नल फोर्स आप दो तरीके से लगा सकते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट को आप बाहर की तरफ खींच सकते हैं इलोंगेट करने के लिए, या उस पर अंदर की तरफ फोर्स लगा सकते हैं उसको कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। दोनों केसेस को समझिए। अगर सपोज करिए कि आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को पकड़कर उसे बाहर की तरफ इलोंगेट करने के लिए फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, तो आपके फोर्स के लगने की वजह से वो सॉलिड ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाएगा, वो इलोंगेट हो जाएगा। इलोंगेट होने की वजह से क्या होगा, जो दो एटम्स जिनके बीच का सेपरेशन R0 था, अब इलोंगेट होने की वजह से उनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस जैसे ही इंक्रीज हुआ, सेपरेशन R0 से ग्रेटर हो गया, तो एज अ रिजल्ट अब वो एटम एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर आपने उसको इलोंगेट किया है, जिस वजह से उनका सेपरेशन R0 से बढ़ गया, R0 से ज्यादा होने की वजह से अब एटम एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो एक दूसरे को फिर से उनके ओरिजिनल पोजीशन तक पहुंचा सके। लेकिन जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब तक वो डिफॉर्म रहेंगे। जैसे ही आप अपने एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं, ये एटम चूंकि एक दूसरे के ऊपर पहले से ही अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे थे, आपने जैसे ही अपना एक्सटर्नल फोर्स हटाया, ये एटम एक दूसरे को फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और R इज R0 पोजीशन पर लाकर रखते हैं। यानी जब सारे एटम्स दोबारा से R0 पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, यानी फोर्स लगने के पहले जिस पोजीशन पर ये एटम्स थे उसी पोजीशन पर वापस आ गए, यानी सारे एटम्स ने अपने ओरिजिनल पोजीशन को, यानी उस पूरे सॉलिड ऑब्जेक्ट ने अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लिया है। इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। अच्छा, अब दूसरा केस समझिए। सपोज करिए आपने फोर्स लगाकर उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म किया, उसको कंप्रेस कर दिया। जब आप कंप्रेस करेंगे तब जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से R0 सेपरेशन पर थे, आपने कंप्रेस किया, उनके बीच का सेपरेशन R0 से भी कम हो गया। जब उनके बीच का सेपरेशन R0 से भी कम होता है तब ये जो फोर्स है वो क्या होता है बच्चों, रिपल्सिव हो जाता है। अब ये एटम एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करें कि भाई तुम अपने ओरिजिनल पोजीशन R0 की तरफ जाओ, ठीक है। अब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ही, जब तक आप अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तब तक तो ये डिफॉर्म रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपने एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे, ये जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को चूंकि रिपेल कर रहे हैं, इसलिए अब इनके बीच का सेपरेशन जो है वो बढ़ेगा। जैसे सेपरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्स कम होता चला जाता है, और कम होते होते एक पोजीशन आपको R0 पोजीशन जब ये पहुंचेंगे तब फोर्स फिर से 0 हो जाएगा। ये जो एटम्स हैं ये अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएंगे, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेंगे। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं बच्चों कि किस तरीके से जब आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को
इलोंगेट करते हैं या कंप्रेस करते हैं, उस कंडीशन में ये एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाकर और अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेते हैं, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, सपोज करो जैसे कि एक स्प्रिंग बॉल सिस्टम का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज करिए जैसे कि एक स्प्रिंग है, इसके एंड्स पर बॉल्स कनेक्टेड हैं, फिर यहां से आपने एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया, एक बॉल कनेक्टेड है, फिर एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट कर रखा है और एक बॉल यहां पर है, और फिर ये स्प्रिंग आपने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दे सकते हैं, 2 डायमेंशन में भी ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर काम कर सकता है। आपके बुक में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दे रखा है, तो मैं आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करता हूं। ये जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप इस स्प्रिंग बॉल सिस्टम के तरीके से समझ सकते हैं बच्चों। सपोज करें कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है जहां पर कि ये आपका स्प्रिंग, बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं और बहुत सारे बॉल्स हैं। ये जो बॉल्स हैं वो एक दूसरे से स्प्रिंग के द्वारा कनेक्टेड है, ये पूरा सिस्टम आपका अटैच्ड है, ठीक है। देखिए एक बॉल से 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है बच्चों। अब ये जब आप इसको इसके खुद के हाल पे छोड़ देंगे तब ये अपने बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, ठीक है। यानी कि ये जो बॉल्स हैं इनको आप एटम समझिए, जो बॉल्स हैं इनको आपको क्या समझना है, एटम्स। बॉल्स जो है वो यहां पर एटम्स हैं, और जो स्प्रिंग है वो एक तरीके से समझिए कि स्प्रिंग इज अ सोर्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स, इट इज अ सोर्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स। अब देखिए इस सिस्टम में, ये बहुत सिंपल सा सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर आप किसी भी बॉल को पकड़कर बाहर की तरफ खींचें तो बाहर की तरफ खींचने पर इसका जो सेपरेशन है इन बॉल से वो इंक्रीज हो जाएगा, स्प्रिंग आपका इलोंगेट हो जाएगा। तो जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब तक स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं ये जो स्प्रिंग है ये इस बॉल को वापस से अपने ओरिजिनल शेप की तरफ खींचेगा, ठीक है, अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ खींचेगा। तो इसीलिए बॉल्स जो है वो एटम्स हैं, एटम को आपने फोर्स लगाकर दूर कर दिया एक दूसरे से, और स्प्रिंग जो है इंटर एटॉमिक फोर्स का सोर्स है। जैसे ही आपने इसको दूर खींचा स्प्रिंग इलोंगेट हुआ, उसमें इंटर एटॉमिक फोर्स लगाया और इस बॉल को यानी इस एटम को अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ खींच कर लिया है अट्रैक्टिव फोर्स लगाकर। अगर आप रिपेल कर देंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस, जैसे यहां से पकड़कर इसको रिपेल कर दो तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, और जैसे ही आप अपने हाथ को हटाएंगे, फोर्स हटाएंगे, ये इसको रिपेल करके ओरिजिनल पोजीशन पर ले जाकर पहुंचा देगा, ठीक है। तो उसी तरीके से सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन कि डिस्टेंस r से ज्यादा है, अगर सॉरी r0 से ज्यादा है, अगर r0 से ज्यादा है तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके r0 पर ले आते हैं, और r0 से अगर कम सेपरेशन हो गया तब एक दूसरे को रिपेल करके r0 पर ले आते हैं, ठीक है। इसी क्रम में वो अपने ओरिजिनल शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेते हैं, और यही जो बिहेवियर है किसी सॉलिड की उसको हम लोग उसका इलास्टिक बिहेवियर कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए इसको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आया है, नोट कर ले बच्चों इसे। तो बच्चों आज हम लोगों ने इलास्टिक बिहेवियर इन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा है। जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला है वो अगले लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस लेक्चर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि उसके बेसिस पर आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आपके डिपेंडेंट होंगे। अगर आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन को स्किप कर दिए हैं तो आगे का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जितने भी पार्ट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ने जा रहे हैं वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है, इनफैक्ट नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, तो बिल्कुल टाइम पर उसको देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन पे बेस्ड है, टाइम निकालकर उसे आप लोगों ने जरूर देखना है, ठीक है। चलिए बच्चों, यहां तक जो कराया है उसको पढ़िए,
अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर फिर स्ट्रेस स्ट्रेन देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।